नमस्कार, ईटीवी भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत और आज हमारे साथ में वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कोरोना के काल में देशवासियों की इस रूप में मदद की कि आज वो देश की आवाज बन गए। कोई उन्हें कभी प्रधानमंत्री बनाने की बात करता है, कोई उन्हें मसीहा कहता है, कोई उन्हें अलग अलग सुपरमैन की उपाधि देता है, लेकिन वो खुद अपने आप को किस रूप में देखते हैं। हम आपको मिलाते हैं भारतीय फिल्म अभिनेता सोनू सूद, जो मिसाल बने हुए हैं कोरोना काल में सेवा भावना की। सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब पर। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। जो मैंने कहा कि कोई आपको पीएम बनता देखना चाहता है, कोई सुपरमैन कह रहा है, कोई मसीहा कह रहा है, किस तरह की फील आपके जहन में आती है जब ये बातें आप सुनते हैं? सर, मैं एक बड़ा ही आम इंसान हूँ। मुझे लगता है कि जब आप आम इंसानों से जुड़े रहते हैं तभी आप अपनी रियलिटी को चेक करते रहते हैं ज़िंदगी में। सो आई कनेक्ट विद देम। मुझे लगता है कि जो भी इंसान ज़रूरत में है, जिसको भी आपकी ज़रूरत है ज़िंदगी में, मैं उससे जुड़ा रहूँ, इससे बड़ी उपाधि नहीं है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप को लोग क्या शब्द देते हैं, पर जब तक वो आपको अपना मानते हैं, आई थिंक वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। लेकिन इतना भरोसा जो काम तो सरकारों की भी जिम्मेदारी थी, राजनेता भी करते हैं, तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको लेकर भरोसा है वो जबरदस्त तरीके से लोगों ने जताया है और आपने उस भरोसे को निभाया है शिद्दत से काम करके। मैं समझना चाहता हूं कि ये जो भरोसा आपने कमाया है, इसके पीछे की प्लानिंग क्या है, टीम क्या है, किस रूप में आपने पूरा पहली दफा कब सोचा कि इस तरह से मदद करने की जरूरत है देश के लोगों को? देखिए सर, मदद की ज़रूरत तो हमेशा ही रही है, सिर्फ समय बदलता रहा है। कोरोना के काल में ज़्यादा लोगों की परेशानियाँ सामने आई। सड़कों पर घूमते हुए प्रवासी मज़दूर लोग मिले तो लगा कि बाहर निकलना पड़ेगा, हाथ थामना पड़ेगा, ताकि ये जो अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर निकले हुए हैं, जब वो बच्चे बड़े हों, उन्हें ये ना लगे कि किसी माँ-बाप कि जिस माँ-बाप के साथ वो निकले हैं, तो किसी ने उनका हाथ नहीं थामा। तो उस थॉट से जब वो बड़े होंगे तो बहुत सारा मुश्किल समय रहेगा उनका बड़े होते हुए। तो मुझे लगा कि अगर एक विश्वास का हाथ उनका हाथ थाम पाए, तो विश्वास का हाथ मेरा क्यों ना हो। तो मेरी ये एक छोटी सी कोशिश थी और पता ही नहीं चला कि कब आप पूरे देश से जुड़ गए। और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसा कोई राज्य नहीं था जहाँ पर ट्रेन, बसेस या फ्लाइट्स हम लोगों ने नहीं भेजी। और करीबन कुछ ही समय में करीबन 10 लाख के करीब लोग जुड़े। और वो लोग सिर्फ उस तक नहीं जुड़े कि आप उन्हें घर भेजे जाए। उन लोगों के लिए जो उन लोगों के लिए नौकरियां दिलवानी थी, चाहे उनको उनकी पढ़ाई करानी थी या उनका इलाज कराना था, हर एक चीज़ जो है एक दूसरे के साथ जुड़ती रही। आई थिंक वो एक ऐसी मुहिम थी जो हमेशा मेरे बहुत करीब रहेगी। और मैं लोगों से यही कहता रहूँगा कि मेरे मदर की एक शब्द मुझे याद आते हैं कि अपनी मुट्ठी खोल के तो देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। मुझे लगता है कि मैंने शायद वो मुट्ठी खोली और उस हाथ की लकीरों में इन लोगों की जान बचाना लिखा था और वही मैं कर रहा हूँ। क्योंकि ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है सोनू भाई कि बड़ी तादाद में राज्य सरकारों ने इंतजाम किए, सभी सरकारों ने, सभी राज्य सरकारों ने, लेकिन फाइनेंशियली कहीं ना कहीं उनको भी एक बोझ महसूस हुआ। और आप हैं वो लगातार काम करते रहे। फंडिंग किस तरह से हुई, कैसे हुई, इसको लेकर सभी की दिलचस्पी है कि जो काम सरकारें उस रूप में नहीं कर पाई ऑर्गेनाइज वे में, सोनू सूद कैसे कर? सर, मैंने अपने रास्ते खुद बनाए। लोगों ने पूछा कि आप अक्सर ये काम होता है कि हम सरकारों पर उँगली उठाते हैं कि यार देखिए, सरकारें फेल हुई या उन्होंने ये काम नहीं किया, वो नहीं किया। तो ये हमारी फितरत बन चुकी है, जो ठीक भी है। हमें अपना हक बनता है अपनी शिकायत दर्ज करवाने का। लेकिन हम सिर्फ शिकायत दर्ज करवाते रहें या खुद भी काम करें। तो मुझे लगा कि मुझे खुद काम करना चाहिए। इंटेंशन थी। मेरे से बहुत बड़े-बड़े दिग्गज लोग पड़े हुए हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल लोग पड़े हुए हैं। पर मुझे लगता है इंटेंशन से काम होता है। जब आप एक मुहिम छेड़ते हैं और आप लोगों को बोलते हैं कि मैं देश के साथ जुड़ के देश को लेकर चलूँगा, देश की मदद करने के लिए। तो मैंने वो पकड़ा, मैंने देश को जोड़ दिया। मैंने देश के हर एक ज़रूरतमंद को जोड़ दिया, हर एक उस इंसान के साथ जो उस ज़रूरतमंद की मदद करने चाहता था। मैंने अपनी सीमाएँ नहीं बाँधी। वो बोलते हैं कि जब आप सीमाओं के बाँध बाँधोगे तो आप मदद के पुल कैसे लाँघोगे? तो सीमाओं के बाँध बाँध नहीं सकते आप।
आज आपके पास लिवर ट्रांसप्लांट वाले भी आते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट वाले भी आते हैं, एजुकेशन वाले भी आते हैं, सड़क बनवाने वाले भी आते हैं, शादी करवाने वाले भी आते हैं, आपको किसी लिकर शॉप पे लेके जाने वाले भी रिक्वेस्ट आती है। तो आप उन्हें कैसे हैंडल करेंगे, तरीका वो है। मैंने कोई किसी किताबों में नहीं पढ़ा, मैंने कुछ उसकी ट्रेनिंग नहीं ली, बट एक इमोशन की नाव में बैठकर मैं इस समंदर में उतरा हूँ। मंजिल बड़ी दूर है, लेकिन सफर जारी है। सफर जारी है। लोग कह रहे हैं कि इतना सेवा और इतना तमाम जो लोग काम कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम, चुनाव लड़ने का इरादा तो नहीं है। काहे चुनाव, मतलब इतना सारा काम कर रहे हैं, चुनाव लड़िए, नेता बनिए, सारे काम अपने आप हो जाएंगे। खुद सोनू सूद है, वो फिर निर्देश देंगे बजाय इसके कि फील्ड में काम करने। देखिए सर, जब जो हाथ बोलते हैं ना कि जब आप पहले हाथ बढ़ाते हो और जब हाथ मिलाने का जो मजा है वो खुद से ही होता है। सिर्फ घर में बैठकर एयर कंडीशन रूम के अंदर अगर आप आवाज़ देने लगते तो काम होते नहीं, सड़कों पर तो उतरना ही पड़ेगा। कोरोना काल में भी मैं उतरा और आज भी उतरता हूँ हर रोज़। आइडिया ये है कि पॉलिटिक्स एक बहुत कमाल का, राजनीति एक बहुत कमाल का फील्ड है। अफसोस की बात यह है कि लोगों ने उसे एक रंग दे दिया है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप राजनीति में आना चाहते हो, इसीलिए आप अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को प्राउडली बोलना चाहिए कि हाँ, मैं राजनीति में आना चाहता हूँ और मैं देश बदलना चाहता हूँ। हर इंसान करता है, ठीक है, बहुत लोग नहीं बदल पाए होंगे और बहुत लोग बदलना चाहते हैं और बहुत लोग बदल नहीं भी चाहते। मैं राजनीति के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं है, मुझे लगता है एज एन एक्टर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और अगर राजनीति की बात करें तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं कि लोग बोलते हैं कि बॉस आपको यहाँ से इसी रास्ते पर पकड़ना है, यही हाईवे पकड़ना है और तो ही आपकी मंजिल है। मैं अपने हाईवे खुद बनाता हूँ, मैं बाईपास भी पकड़ता हूँ, मैं कच्चे रास्ते पर भी चढ़ता हूँ, मैं प्रोटोकॉल्स भी तोड़ता हूँ। मेरा काम नहीं था लोगों को दवाइयाँ देना, ऑक्सीजन देना, वो इंजेक्शंस देना जो मैं दे रहा था। मैंने वो इंजेक्शंस भी दिए, मैंने लोगों को पढ़ाई भी कराई, लोगों की इलाज भी करवाए। तो मैंने प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए। तो शायद अगर मैं किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़ा होता या पार्टी होती तो शायद मुझे प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते। और मुझे लगता है कि एक इंडिपेंडेंट इंसान होने के कारण मैं अपनी इमोशंस की राइड कर रहा था और आई थिंक वही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। मतलब ये भी माने कि आप पॉलिटिक्स है उससे तो आपको परहेज नहीं है, लेकिन पार्टीज के अलग अलग जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके अंदर बंधना आपको पसंद नहीं है, और जब ऐसा मौका मिलेगा तो आप जरूर पॉलिटिक्स में भी आएंगे। देखिए, मैं कहूँगा मुझे परहेज नहीं है, बिल्कुल परहेज नहीं है, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं मेंटली तैयार नहीं हूँ। एज एन एक्टर मुझे बहुत कुछ करना बाकी है और जो मैं अभी भी कर पा रहा हूँ, लोगों की मदद अभी भी मैं कर पाता हूँ जो मैं पॉलिटिशियन बनने के बाद कर पाता। तो मुझे लगता है कि मैं दोनों फेसेस एंजॉय कर रहा हूँ एज एन एक्टर और मदद करने वाला भी फेस कर रहा हूँ। मैं सेट पे जाता हूँ, वहाँ हज़ारों की गिनती में लोग आते हैं, स्पॉट बॉय हो, लाइटमैन हो, डायरेक्टर्स के लोग हों, आर्ट डायरेक्टर्स के लोग हों, सब लोग आते हैं, उनकी मदद करता हूँ। तो मेरा जो अंदर से जो फीलिंग है लोगों की मदद करने की भावना है वो भी पूरी होती है और एज एन एक्टर भी पूरा कर पाता हूँ। पॉलिटिशियन बनने के लिए बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं। मैं शायद उतना तैयार नहीं हूँ, लेकिन जब भी तैयार होऊंगा या मुझे लगेगा कि मैं इस लायक बना हूँ या मैं करना चाहता हूँ या मेरे अंदर से आवाज़ आएगी, उस दिन मैं किसी रूफ टॉप की छत पे खड़े होकर जोर से आवाज़ दूंगा कि मैं तैयार हूँ और मैं आऊँगा। जब आप कह रहे हैं कि आप तैयार नहीं हैं, लेकिन राजनीति से परहेज भी नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों को जरूर परहेज होने लगा आपके काम से। कई ऐसी खबरें भी आई, नेताओं के बयान भी आए और ये भी कहा गया कि आप किसी पार्टी विशेष की मदद करने के लिए इस कोरोना काल में इस तरह का मूवमेंट है वो चला रहे हैं, और राजनीतिक दलों के दफ्तर में भी आपको बुलाया गया। तो ये किस रूप में आप देखते हैं? जो रिएक्शन आया, एक सोसाइटी का रिएक्शन ऐसा कि जो आपको सुपर हीरो मान रहा है, वो आपकी भावनाओं की कद्र कर रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा रिएक्शन आया और इस तरह से चीजें सामने आई कि मानो ऐसा लगा कि सब चीजें आप बहुत प्लान वे में कर रहे हैं किसी के लिए। देखिए, ये जब पहली वेव शुरू हुई थी कोरोना की, उस समय लोगों ने ज़रूर बताया था कि रातों रात कहाँ से महामारी आ गई या जो भी उनकी कमेंट्स थी, पर वो धीरे धीरे शांत हो गई क्योंकि उन्हें लगा ये तो 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए लोगों की मदद करने आया है, 1 महीने में बंद हो जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। वो 1 महीने के अभी 15 से 17 महीने हो गए। पहली वेव गई, खत्म हुई, उसके बाद भी मेरा काम जारी रहा और बड़े स्तर पे हुआ। उसके बाद दूसरी वेव शुरू हुई और बड़े स्तर पे हुआ, अभी उससे बड़े स्तर पे और हो रहा है। तो मैं तो थमने वाला नहीं हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता पहली वेव हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई भी हो। मैंने एक लक्ष्य पकड़ा है, मैंने एक रास्ता पकड़ा है, मैं तो उस पे चलता ही रहूँगा, फ़र्क नहीं पड़ता है लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। मेरा काम है चलना और मैं चलता रहूँगा। सोनू जी, आप खुद इतने फिट हैं और एक तरह से आइकन है फिटनेस के पूरी इंडस्ट्री के अंदर,
और पूरी देश दुनिया के अंदर लोग आपकी फिटनेस की वजह से जानते हैं, लेकिन आप भी कोरोना से ग्रसित हुए। तो यहाँ आपके जरिए एक मैसेज है, वो मैं जनता तक किस रूप में उसको मैं पहुंचाऊं कि फिटनेस होना, स्वस्थ होना और कोरोना से इफेक्ट होना दोनों बिल्कुल अलग अलग विरोधाभास नहीं है, ऐसा हो सकता है। देखिए, मैं जब कोरोना से इफेक्ट हुआ, मैं 5 दिन के अंदर नेगेटिव हो गया था। वो पता नहीं मैं फिटनेस के कारण था, या मेरी एक वैक्सीन की डोज लग चुकी थी, या मेरे अंदर एक जुनून था ठीक होने का। जैसे ही मुझे कोरोना हुआ तो मेरी पहले शब्द थे कि कोरोना की ऐसी की तैसी, मैं लड़ूंगा और मैं फटाफट हो जाऊंगा। कोरोना के दौर में मैंने ज़्यादा काम किया। मैं आइसोलेटेड था अपने रूम में, और ज़्यादा लोगों को फ़ोन कर रहा था, 24 घंटे काम कर रहा था, और ज़्यादा काम कर पा रहा था क्योंकि मेरे पास समय ही समय था। सो मैं जितने लोग हैं और जितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, ये बात तय है कि हमें वैक्सीन लगाना बड़ा ज़रूरी है, ताकि हमारे अगर इफेक्ट हो भी तो माइल्ड सिम्टम्स हो और हम लोग जल्दी रिकवर कर पाएँ। लेकिन साथ में ये भी एक बड़ी बड़ी सीख जो मिली है कि आपकी फिटनेस लेवल बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि आप जल्दी हो सकें। आप मैं लाखों कोरोना के जो इफेक्टेड लोग थे उनसे जुड़ा हूँ, और उनको हॉस्पिटल दिलाने से उनको दवाइयाँ, इंजेक्शन दिलाने से लेके, बेड्स दिलाने से लेके, ऑक्सीजन, मैंने सब किया है, हर स्टेट में किया है। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, और जो मेरा ये मानना रहा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स भी थी, कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। जो यंग लड़के, जो लोगों की डेथ हुई 24, 25, 27 साल के, बहुत बेचारे बच्चे गए, उनको कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी या फिटनेस की प्रॉब्लम्स थी, जो एक चीज़ अलर्ट करती है आपको कि फिटनेस आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए, और आपको जब आपकी मुश्किल समय आए तो वो आपको जल्दी निकालने में, जल्दी उभारने में मदद करती है। तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट लेसन दैट आई हैव लर्न, और जो मैं बिगेस्ट मैसेज भी लोगों को यही देना चाहूँगा। सोनू जी, बहुत गंभीर किस्म का आपने काम किया है कोरोना के पहले और दूसरे फेज में, और इस दौरान एक एंटरटेनर भी आप में नजर आया सोशल मीडिया पर। और सोशल मीडिया पे लोगों ने जम के मीम भी बनाए आपको लेकर। निसर्ग, मेरे पास में कुछ है, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। सोनू सूद वेटिंग फॉर साइक्लोन निसर्ग सो दैट ही कैन सेंड इट बैक होम। एक एक आपके फॉलोवर हैं निखत, उन्होंने लिखा कि सोनू भाई मैं फंसी हुई हूँ, समंदर का किनारा है, क्या करूँ, क्या मुझे उस किनारे पर भेज देंगे? उसका जवाब आपने भी दिया। कोई अपनी गर्लफ्रेंड से मिला रहा है, कोई कह रहा है कि शराब की दुकान तक मुझे वहां से मुझे आप ड्रॉप कर दीजिए। तो इस तरह की जो चीजें सोशल मीडिया पे बनी और एक तरह से आपकी फॉलोइंग है, उससे सीधा आपने संपर्क साधा है। कैसा फील हुआ और सबसे अच्छा मीम आपको कौन सा लगा इन सब में से? देखिए सर, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा, मैं कई सालों से हूँ, और बहुत सारे कई लोग कई सालों से हैं। आज तक लोग अपने नए जूते डालते रहे, नई टी शर्ट डालते रहे, नई गाड़ी डालते रहे जो उन्होंने खरीदी। पर मुझे लगता है कि जब आप सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के घरों में चले जाते हैं, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। जब लोगों को लगता है कि यार ये मेरे बाजू में बैठा हुआ है, मेरी छोटी सी कुटिया है कहीं बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, आंध्र, नहीं, मेरे बाजू में बैठा खाना खाया, तब वो रिश्ता जुड़ता है। मुझे लगता है मैंने जाने अनजाने में वो रिश्ता जोड़ लिया। मैं अगर मेरे साथ वो इंसान खड़ा होकर मुझसे पूछता कि मुझे किसी दारू के ठेके पे जाना है तो आप मुझे पहुंचा दोगे, तो मैं उसको शायद वैसे ही बोलता कि आपको पहुंच आप खुद जाइए, जब आप पी के टल्ली हो जाएंगे तो मैं आपको घर छोड़ने में मदद कर दूंगा। तो आई थिंक जो मैं उनको शायद बोलता हूँ, मैंने सोशल मीडिया के जरिए कहा, और मैं खुद ही अपने जवाब भी देता हूँ, पढ़ता भी खुद ही हूँ। मेरी कोई टीम नहीं है जो पढ़ के जवाब दे, ये मेरी खुद की एक फीलिंग है उन लोगों के लिए। सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो पाई उन लोगों से। जो मेरे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हैं, वो बोलते हैं कि मैं लिखता बहुत अच्छा हूँ। मैं लिखता भी हूँ। मेरे मदर प्रोफेसर थे लिटरेचर के, और लिखते बड़ा कमाल थे, और हमेशा बोलते थे कि सोनू, जो ये का हुनर है मेरे अंदर, वो तेरे जिंदा रहेगा जब मैं नहीं हूँ। तो मैं लिखता हूँ, और मेरे सोशल मीडिया के सारे कमेंट्स भी मेरे खुद के होते हैं। और मुझे लगता है जब ऐसी आप छोटी छोटी कमाल की बातें लोगों से करते रहते हैं, कहीं मूड लाइट रहता है। उसी मुश्किल के अंदर जब एक इंसान जाने के लिए मुश्किल में पड़ा था, सड़कों पर बैठा था, और उसी के बीच में अगर ऐसा कुछ कमेंट आता है तो उनका हौसला भी बढ़ता है कि यार मेरे लिए टिका हुआ है, मेरे लिए लगा हुआ है, मुझे भेज ही देगा। जी, और इतना फ्लो आ रहा था। आपने ट्विटर पे वो वीडियो भी शेयर किया था कि किस तरह से आपको लोग मैसेज कर रहे हैं लगातार, और आप कह रहे हैं कि कोई टीम नहीं, आप खुद जवाब देते हैं। तो कई बार आपको नहीं लगता कि काम लोगों की मदद का धीरे शुरू किया था और धीरे धीरे एक तरह से फुल टाइम जॉब हो गया सोनू सूद के लिए? एक्टिंग और बॉलीवुड और ये तमाम चीजें तो हैं जिनसे आइडेंटिटी शुरुआत में बनी थी, लेकिन उससे बड़ी आइडेंटिटी है वो इस सोशल वर्क ने और इन काम ने दिलाई।
बिल्कुल सर, काम तो फुल टाइम हो गया, मेरे पास समय नहीं मिलता, मेरे कई स्क्रिप्ट्स आए पड़े, मैं पढ़ नहीं पाता उनको। 24 घंटे लगे रहते हैं, मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, उनको बचाना पड़ता है। अगर आप 2-4 घंटे उससे दूर हो जाएँगे तो शायद किसी न किसी की जान भी जा सकती है। मेरे माइंड में हमेशा वो एक चीज़ बनी रहती है। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा समय लूँ, लेकिन मैंने टीम्स भी बना दी है। एक ऐसी टीम्स बना दी है जिसका काम दवाइयाँ, इंजेक्शंस ये उनको आंसर करना है। एक हेल्थ केयर की एक टीम अलग है, एजुकेशन की एक टीम अलग है, एम्प्लॉयमेंट की टीम अलग है, किडनी वालों की टीम अलग है, लिवर ट्रांसप्लांट की अलग है। तो वो लोग अपने फ़ोन करते रहते हैं, मेरे को रिपोर्ट करते हैं कि सर ये इसको कैसे सॉल्व किया जाए। फिर मैं खुद बात करता हूँ कॉलेजेस से, हॉस्पिटल से, हेड से, डॉक्टर से, और फिर हम लोग उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि जो जंग है वो उसकी ट्रेनिंग मैंने कहीं नहीं ली। हर रोज़ सीख रहा हूँ, तलवारबाजी भी सीखनी पड़ेगी, घुड़सवारी भी सीखनी पड़ेगी, और सीख ही रहा हूँ, लेकिन समय लगेगा माहिर हासिल करने में। जी। फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, वहां पे कई आपके जो साथ के कलाकार हैं, हुमा कुरैशी है, उनका स्टेटमेंट आया था कि देश का पीएम होना चाहिए सोनू सूद को। इस तरह के जो स्टेटमेंट आते हैं, क्या उसका रिएक्शन है, और क्या वाकई सोनू सूद कभी सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में आके उतना बड़ा कोई ओहदा ले लें, और सिर्फ काम के लिहाज से? क्योंकि एक अभिनेता होने के नाते आपने चीजों को किया तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सिस्टम की परेशानियों से भी जूझना पड़ा होगा, इससे तो आप इनकार नहीं करें। बिल्कुल जूझना पड़ा सर। मैं जब ट्रेन्स भेज रहा था, मुझे याद है कि उस समय महाराष्ट्र और बिहार की ट्रेन्स के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। परमिशंस नहीं थी ऑफिशियल, तो मैं सब नोडल ऑफिसर से खुद बात करता था, खुद एप्लीकेशंस देता था। हर एक इंसान की हज़ारों की गिनती में उनकी लिस्ट रहती थी, और उनके आप टेस्ट की बात करें, कोविड टेस्ट की बात करें, सब खुद कराने पड़ते थे। तो एक जंग तो लगती थी, हर रोज़ सुबह उठ के जंग लड़नी पड़ती थी। सारा दिन चलती थी, सारी रात चलती, और फिर एक नया दिन, नई जंग। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर सिस्टम मैं रन कर रहा होता या मेरे पास ऐसी ताकत होती, तो शायद मैं कुछ रास्ते बदलता, कुछ नए रास्ते बनाता, कुछ नए पॉइंटर्स बनाता। लोग बोलते हैं कि आपको ये ओहदा होना चाहिए, और मुझे नहीं पता कि मैं डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता हूँ। लेकिन जुनून और जज़्बा जो है वो कमाल का है। वो आप मेरे को आधी रात को 3 बजे भी कोई अगर मैसेज आता है, तो मैं उसी जुनून से उठ के काम करता हूँ जो दिन में काम करता हूँ। तो मुझे लगता है कि वो जज़्बा बरकरार रहना इम्पोर्टेंट है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ओहदे पे हैं या नहीं। लेकिन इसी इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जिनसे आपके मतभेद रहे, वो इस आपकी मुहिम पर लगातार सवाल उठाते रहे। लेकिन कंगना राउत का ट्वीट है, वो एक एक ट्वीट उन्होंने लाइक किया जिसमें आपको झूठा बताया गया था, फ्रॉड और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था आपके खिलाफ। क्या उनको जवाब देना चाहेंगे? सर वो खुश है, वो मतलब आई मीन अच्छी है कंगना। मैं अगर उन्हें वो ठीक लगता है मेरे बारे में तो उनका हक, उनका सोशल मीडिया हैंडल है। खुद एक लाइक दबाना हो, रीट्वीट दबाना हो, उनका उनका हक है, फ़र्क कोई नहीं पड़ता सर। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 135 करोड़ लोगों के साथ चलने की कोशिश करता हूँ। उसमें 135 करोड़ में कुछ हज़ार, कुछ लाख लोग होंगे जो मेरे साथ नहीं चलना चाहते, या वो पसंद नहीं करते कि मैं चलूँगा। लेकिन मैं तो चल ही रहा हूँ। वो बोलते हैं कि जब आप अकेले निकलते हैं, अगर आप ठीक कर रहे हैं तो कार में बनते जाते हैं, उसमें बहुत सारे लोग आएँगे, बहुत छूटेंगे। तो उसमें ये लोग भी हो सकते हैं जो साथ ना रहें और छूट जाएँ, पर फ़र्क नहीं पड़ता सर। मुझे नहीं लगता कि मुझे रिएक्ट करना चाहिए, मुझे उनकी बातों का मैं जवाब देना चाहिए क्या करते हैं। खुश हैं, उनको खुश रहने दीजिए। अगर उनको इस चीज़ में खुशी मिलती है तो आई थिंक और उनको और ऐसे लाइक्स करने चाहिए। मुहिम चला रहे हैं आईएएस कोचिंग को लेकर। तो पहले तो ये कि आप ये लगातार एक से एक, पहले तो कोरोना, फिर नए नए काम आपने लिवर ट्रांसप्लांट, और अभी आईएएस बनाने का, यूपीएससी की कोचिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोचिंग देने की बात कर रहे हैं। पहले तो ये आइडिया कहाँ से आया? और दूसरा मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ ही रहेगा, लेकिन पहले इसका जवाब मैं आपसे ले लेता हूँ, ये आइडिया कैसे आया? सर देखिए, बड़े लोग जो हैं मेरे को अप्रोच करते हैं हर रोज़। मेरे जो कैंपेन होते हैं लोगों की ज़रूरत के हिसाब से मोल्ड होते हैं। एक जो होता है, एक आप ऑफ़िस रन करते हैं, आप कोई भी ऑफ़िस, सीएम का ऑफ़िस करें, पीएम का ऑफ़िस, कोई भी करें, किसी भी देश में करें, तो आपके पास ब्यूरोक्रेट्स की एक फ़ौज होती है जो आपको बताती है कि सर आप ऐसे करें, वैसा करें। उनका एक एक्सपीरियंस है, उनकी एक नॉलेज है, उनकी एक समझ है, जिसके हिसाब से पॉलिसीज़ बनती हैं, जिसके हिसाब से देश चलता है, जिसके हिसाब से स्टेट चलती है। मुझे लगता है ये जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ये बहुत बड़ा योगदान रहता है इनका देश चलाने में। मेरे को बड़े लोगों की मैसेजेस आते थे कि सर मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मैं बनना चाहता हूँ, आप मुझे हेल्प कीजिए। मैंने बहुत लोगों को हेल्प किया। पिछले साल हमने करीबन 2400 स्कॉलरशिप्स दिए थे। मुझे लगता है कि ऐसे कई लोग छूट ना जाएँ जो देश के अंदर बहुत बड़ी योगदान दे सकते हैं।
तो मैंने बोला कि एक ऐसा कोर्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है कि वो हर इंसान जो अफोर्ड नहीं करता और डिजर्व करता है, मैं उसको क्या दे सकता हूँ। तो आई थिंक इसीलिए वो IIS का जो हमने बनाने की कोशिश की वो किया कि हर डिजर्विंग इंसान को वो चीज़ मिलनी चाहिए जो वो चाहता है। सो आई आई बिलीव अभी हमारे पास हज़ारों की गिनती में वो एप्लीकेशंस आ चुके हैं। हम शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, हम उन लोगों को दे रहे हैं और उनकी एक्साइटमेंट लेवल एक अलग लेवल की है। तो अगर मैं ये थॉट नहीं आता तो ऐसे बहुत सारे डिजर्विंग लोग जो शायद कल बड़े IAS ऑफिसर बन के देश चलाएं, वो छूट जाते। तो आई थिंक ये एक बड़ी अचीवमेंट रहेगी अगर मैं उसमें से कुछ भी अच्छे लोग, अच्छे IAS ऑफिसर्स देश को दे पाऊँ। लेकिन आप जो IAS ऑफिसर है वो तैयार करेंगे कोचिंग सेंटर के जरिए, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी जो मौजूदा जो ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उसके अंदर नहीं हो रहा है या आपने मिस किया है या आप चाहते हैं कि उसमें कुछ बदलाव हो? देखिए, वो सब अच्छा ही करते हैं, पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत सारे ऐसे IAS ऑफिसर्स हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, कई बार सिस्टम के दायरों में भी बंधे रहते हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं चाहते क्योंकि आपको सिस्टम के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो डिजर्विंग आदमी जो मेहनत करके ऊपर आता है, जो जिसको शायद ये मौका नहीं मिलता अगर हम लोगों ने शुरू नहीं किया होता, उसके अंदर एक अलग जुनून, एक अलग जज्बा रहेगा कि यार मैं तो शायद एक बन ही नहीं पाता, लेकिन सोनू सूद ने तब 2021 में ये मुहिम छेड़ी और जिसके कारण मुझे मौका मिला और मैं आज उस लायक बन गया हूँ, तो शायद वो भी ऐसा कदम उठा के और लोगों की हेल्प करने की कोशिश करेगा। जो हेल्प की कड़ी है सर, वो बड़ी मजबूत होती है और बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जिस जिस इंसान को मदद मिलती है जब वो एक्सपेक्ट नहीं करता, वो सबसे बड़ी मदद होती है। मेरे मदर हमेशा एक और चीज़ कहा करते थे कि सोनू, तेरी कामयाबी तब है जब तू उस इंसान की मदद करे जो तेरे से किसी मदद की इंतज़ार नहीं कर रहा, जिसको एक्सपेक्टेशंस नहीं है और उस तक मदद पहुँचेगी, वो तेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। तो मुझे लगता है कि वो लोग हैं जिन तक मदद शायद कभी नहीं पहुँचती और आज पहुँच गई, और जो अगर सक्सेसफुल होके वो भी कल ऐसी कुछ मुहिम छोड़े, तो वो जो चेन है हेल्प की, वो आगे बढ़ेगी। आपका वैसी ही ऑक्यूपेंसी जबरदस्त तरीके से चल रही थी बॉलीवुड के अंदर, लगातार आप काम कर रहे थे, ये काम और ले लिया, परिवार है उसको समय कैसे दे पा रहे हैं? सर उनके नहीं साथ दे कहीं पाता जस्टिस तो नहीं हो समय। रहा? सर नहीं दे पाता समय, मैं बैठे रहता हूँ एक कॉर्नर के किसी कुर्सी के घर के सोफे के किसी कोने में। सुबह होती है, शाम होती है, रात होती है, मिडनाइट होती है और अगले दिन सुबह हो जाती है। जो फैमिली है, बच्चे मुझे जाते हुए दिखते हैं इधर से उधर, इधर से उधर, और बीच में स्माइल कर लेते हैं हम दोनों एक दूसरे को देख के। कई बार आप कुछ प्यार दिखा देते हैं उनको, बट आप समय नहीं बता सकते। पिछले अगर आप 15 महीने की बात करें तो मैं बिल्कुल भी नहीं बिता पाया समय उनके साथ। कई बार 3-3 दिन हो जाते, मैं उनसे बात भी नहीं कर पाता क्योंकि आप इतने व्यस्त थे। जब फर्स्ट वेव, सेकंड वेव का पीक चल रहा था, तो मैं डे एंड नाइट बाहर रहता था। 20-22 घंटे आप फ़ोन पे रहते हैं, आपको सुध-बुध ही नहीं, खाना खाने का समय भी नहीं मिलता क्योंकि हर एक सेकंड में एक ज़रूरतमंद कॉल कर रहा है, जो मेडिकल इमरजेंसी में, जिनका कोई मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ, बहन, भाई, कोई ना कोई मर रहा है, आप उनको मदद करें, तो आपको समय नहीं मिलता कि आप कैसे रिएक्ट करें। तो वो दौर था। अभी शायद थोड़ा-सा कम होगा, थोड़ा-सा शायद वक़्त बिता पाऊँगा, लेकिन अगर आप 15 महीने की बात करें तो मैं बिल्कुल समय नहीं बिता पाया उनके पास। देखिए, अगर ये ठीक है, 15 महीने जिस रूप में काम हुआ है, इस देश की जरूरत भी थी और जिस भावना से आप काम कर रहे हैं वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन अब वो आपको नहीं लगता कि वो वक्त आ गया है कि इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज किया जाए, जिसमें सोनू सूद की भूमिका, उनकी भावना जरूर रहे, लेकिन सोनू सूद है वो अपना परिवार को भी ध्यान दें और अपनी फिल्मी कैरियर को भी ध्यान दें, ये काम भी संभालें, तो इसको एक पूरा ऑर्गेनाइज सेटअप करने की जरूरत आपको महसूस नहीं होती? सर ऑर्गेनाइज़ हो रहा है, हर रोज़ लग रहा है, हर रोज़ टीम बढ़ रही है, पर ज़रूरतें भी उतनी ही बढ़ती जा रही हैं। उतने दायरे बढ़ते जा रहे हैं, उतने लोग बढ़ते जा रहे हैं। मेरी टीम वाले भी बोलते हैं, यार अचानक तू रात को सोचता है कि यार ये सुबह करना है और देखो सुबह कर देता, हम तो तैयार ही नहीं रहते। कल मैंने IAS का लॉन्च किया, हमारी वेबसाइट ही क्रैश हो गई वो, इतना ज़्यादा उस पे ट्रैफ़िक आया, तो उसको सुबह सँभाला, वापस किया। तो आइडिया ये है कि जब पूरा देश आपके साथ चलने को तैयार है, आपके पीछे आपकी बातों को गौर से देख रहा है, तो आपको अपनी टीम बढ़ाते रहना पड़ेगा, लेकिन समय लगेगा उसको करने में। बहुत ढंग से हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत चीज़ें हमने स्ट्रीमलाइन कर दी हैं, लेकिन दायरे बहुत बड़े हो गए हैं। जब दायरे बड़े हो गए हैं तो बोलते हैं कि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन डालना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी में लोग बहुत ज़्यादा सवार हो गए हैं और उनको मंजिल तक पहुँचाना है, तो थोड़ी ताकत ज़्यादा लगेगी। सोनू भाई, ये सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर पाती? 15 महीनों में आपने महसूस किया होगा काम करते हुए, और जब आप कर सकते हैं, आपकी टीम कर सकती है, सरकारें उस रूप में क्यों नहीं रिएक्ट कर पाती, या जनता को सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिलता जनता से, जो कि सोनू सूद
जो सरकार से, जो कि सोनू सूद है वो अपनी टीम के जरिए दे पा रहे हैं? सर मुझे देखिए, सरकारें भी अच्छा काम कर रही हैं, उन्होंने भी किया है बहुत, मैं उनसे उनका ड्यू नहीं लेना चाहूँगा। पर क्या रहता है कि जब आप अपने काम को एक अपनी ड्यूटी समझते हैं कि भैया मेरा 9 टू 5 जॉब है, 9 टू 9 हो गया, टाइम खराब हो गया तो 9 टू 12, अभी और ज़्यादा 4 घंटे बढ़ गए, फिर आप बंद कर देते हैं, अपना फ़ोन बंद कर देते हैं, अचीवेबल नहीं होते। मेरा फ़ोन 24 घंटे चालू रहता है, रात को 3 बजे भी फ़ोन आते हैं, 4 बजे भी फ़ोन आते हैं, मैं उठाता हूँ और फिर हम लोग काम में भिड़ जाते हैं। मुझे लगता है कि इमोशन, पर्सनल इमोशन जुड़नी बड़ी ज़रूरी है। एक होता है कि मैं एक कुर्सी पे बैठा हूँ और उस कुर्सी की ये ज़िम्मेदारी है इन लोगों का ध्यान रखने की, तो फिर आप लिमिटेशन बाँध लेते हैं। एक आप होते पर्सनल होते कि यार सोनू सूद है, इसका फेस है, ये वन ऑन वन बात करता है। मेरे अभी घर के नीचे सुबह से लोग खड़े हैं, उनको बड़े लोगों को उनकी चीज़ें दे दी गई हैं जो उनको चाहिए थी, उनको सॉल्व कर दिया है। किसी को राशन चाहिए था, किसी को जॉब चाहिए था, किसी को इलाज कराने हैं, कोई आंध्रा से आया, कोई तेलंगाना से, कोई पंजाब से आया। हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें, पर गिनती बढ़ती आ रही है। अगर हम सोचूं कि यार मैं नहीं जाऊँ नीचे आ रही, तो वो बंद करना पड़ेगा। 200 आदमी नीचे खड़ा होता है, कैसे करेंगे? तो वो लोग जो इतनी दूर से आए हुए हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जब आप नीचे जाके उन 200 की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो 200 के कल 2000 लोग तैयार हो जाते हैं आने के लिए। तो इसका तरीका ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जैसे मैंने बोला कि पूरा देश जो है पूरा लगा हुआ है प्रॉब्लम बताने में। उसके लिए उतने कान उतने हाथ बटोरने जरूरी है। सुन भाई, आपने कहा राजनीति से परहेज नहीं है कोई। अगर राजनीति में आएंगे जब आप तैयार हो जाएंगे, आपने कहा कि ऐलान करेंगे छत पे खड़े होकर कि मैं तैयार हूँ, कोई स्टेट है वो जहन में आता है कि इस स्टेट से चुनाव अपनी राजनीति शुरू करेंगे, इस इलाके से अपना काम है वो शुरू करेंगे, या बहुत जल्दबाजी? नहीं है। मैं तो सर सारी स्टेट्स का हूँ। मैं पंजाब में पैदा हुआ, पर सब एक साथ चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ना आप सब जगह। ये नहीं, हाँ तो वही है सर। महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, आंध्रा तेलंगाना में बहुत काम किया। प्यार हर जगह से उतना ही मिलता है। मुझे समझ नहीं आता, मैं तो कोई रंग नहीं देखा, कोई धर्म नहीं देखा, कोई जात नहीं देखी, कोई स्टेट नहीं देखा, मैं तो काम कर ही रहा हूँ। ऑक्सीजन प्लांट्स की बात करें तो मैं पंजाब का हूँ, तो मुझे सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट पंजाब में लगाना चाहिए था, लेकिन मेरा पहले प्लांट जो है आंध्रा और तेलंगाना में आ रहे हैं, उसके बाद कर्नाटका में जा रहा है, उत्तराखंड में जा रहा है, राजस्थान MP में जा रहा है। सो मुझे तो पूरा देश एक ही लगता है सर। स्टेट्स में आपने बांट दिया हो कि भैया हमारे इतनी स्टेट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है हर स्टेट मेरी है, हर इंसान मेरा है, हर धर्म मेरा है, हर जात मेरी है। चलते चलते एक आखिरी सवाल। सड़कों पर सोनू सूद को तो हमने देखा 15 महीनों में, जिस रूप में आपने शिद्दत से काम किया, वो पहले पर्दे पर फिर वापस नए सिरे से आपको देखना चाहते हैं, जो आपके तमाम फिल्मी प्रशंसक हैं, तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं और किस रूप में वो सामने आ रहे हैं? सर मेरी पृथ्वीराज चौहान फिल्म आ रही है, यशराज की फिल्म है, और वो आएगी नवंबर के अंदर। वो एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है। साउथ के अंदर चिरंजीवी सर के साथ आचार्य आ रही है। फिर मेरी खुद की एक फिल्म अजीज स्टूडियो के साथ, वो शुरू होने वाली है अगस्त सितंबर के अंदर। तो ये सब फिल्में हैं, बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, और नए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट। और फिल्में आती रहेंगी, एंटरटेन करते रहेंगे साथ साथ, और काम भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। जिस शिद्दत के साथ आपने सेहत बनाई, उसी शिद्दत के साथ आप बॉलीवुड के अंदर काम भी कर रहे हैं, और उसी शिद्दत के साथ में आप समाज की सेवा भी कर रहे हैं। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है जिस रूप में आप काम कर रहे हैं, और आपसे कई लोग हैं वो इंस्पायर होकर आगे आएंगे और कमान संभालेंगे सोशल वर्क की। और बाकी आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं, चाहे वो राजनीति की, फिल्म की, वो सभी हसरतें जल्द पूरे हों, इसी की तमाम लोग हैं वो, मुझे लगता है कि आपको इस तरह की भावनाएं, शुभकामनाएं वो देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ETV भारत के साथ में जुड़ने के लिए। सुनो, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।